एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज की क्लास में करने वाले क्लास 6 का अध्याय 11 जिसका नाम क्या है, बीज गणित। तो ये आप लोगों के लिए एक नया नाम हो सकता है क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा, अंक गणित पढ़ा है, ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री पढ़ा है, लेकिन बीज गणित हमारे लिए एक नया नाम हो सकता है। अंक गणित में हमने क्या पढ़ा था, संख्याओं के बारे में पढ़ा था। हमारी संख्याएं थी, उनके ऊपर हमने अलग अलग तरीके से उनको ज्ञात करा था। ज्योमेट्री में हमने क्या करा था, कोई आकृतियां, हाँ कोई भी हमें आकृति दी है, मान लो उसकी भुजाओं के बारे में, उसकी विशेषता गुणों के बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन बीजगणित जो है ना, वो क्या है, हमारे गणित का एक पार्ट है, और या फिर क्या बोल सकते हैं, गणित की एक अन्य शाखा है, जिसके बारे में हम क्या करेंगे। बीजगणित में हम क्या करते हैं, कोई भी समस्या या किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के हम क्या करते हैं, अक्षरों का प्रयोग करते हैं। अब अक्षर कौन से, तो हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर है ना, मान लो ABCD है या PQR है या LMN है, कुछ भी अक्षर अपन काम में ले सकते हैं। इन अक्षरों की सहायता से हम किसी भी समस्या को या किसी भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि हम इस बीजगणित के अंदर कोई भी अक्षरों को, यानी कि मान लो अपन कोई एल का शेप बनाते हैं, माचिस की तीलियों का एग्जांपल लेके हम क्या करेंगे, इसमें सूत्र बनाएंगे और सूत्र के हिसाब से अपन किसी भी क्वेश्चन का आंसर कैसे देते हैं वो अपन सीखते हैं। जैसे मान लो हमें एक माचिस की तीली, मतलब हमें एल की आकृति बनानी है माचिस की तीलियों से, तो मैं अगर एक एल बनाऊं तो देखो, मुझे एल बनाने के लिए एक तो ये तीली और ये तीली, यानी कितने एल की जरूरत पड़ी है, कितनी तीलियों की, दो तीलियों की। इस प्रकार में मान लो एक की जगह क्या बनाऊं, अब दो एल बनाऊं तो एक, एक तो ये और एक ये, तो कितने तीलियां होंगी, दो दो चार। इस प्रकार में तीन एल बनाऊं तो एक, दो और ये तीन। इस प्रकार मान लो आगे भी है। तो इसका मतलब मुझे क्या समझ में आ रहा है कि एक अगर एल बना रहे हैं तो हमारे पास में कितने तीलियां होनी चाहिए, दो। तो हम क्या लिखेंगे, दो गुणा एक। इस प्रकार अगर अपन दो एल बना रहे हैं तो हमारे पास में क्या होनी चाहिए, एक एल में अगर दो लग रही है तो दो एल में क्या हो जाएगी, दो गुना दो। अब दो गुना दो क्यों करा, ये दो तो क्या है, एक एल में लगने वाली तीलियां, और अब अपन दो कितने एल बना रहे हैं, दो, तो दो गुना दो यानी क्या हो जाएगा, चार। अब ये यहाँ पे जो दो आया है, इसको मैं आपको बताऊंगी कि ये दो किसका है, ठीक है ना। ये यहाँ पे किसको प्रेजेंट करेगा, एल को, यानी अपन क्या बना रहे हैं, एल। तो इस एल को अपन क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे तो अभी तो अपन एल लिए हैं, एल की जगह कोई भी लेटर हो सकता है, मैंने आपको पहले बोल दिया था ना, एल की जगह कोई भी लेटर हो सकता है, एस हो सकता है, टी हो सकता है, पी हो सकता है, आर हो सकता है, एस हो सकता है, क्यू हो सकता है, कोई भी लेटर हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी अपन एल का समझ ले, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन सकता है, टू एन, यानी कि एन की जगह क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एन की जगह भाई अपन कितने बनाते हैं, वो आ जाएगा, या इसको अपन लास्ट में देखेंगे। अभी अपन ने दो दे दिया, दो गुना दो यानी क्या हो जाएगी, चार। फिर देखो तीन एल बनाएंगे तो दो गुना तीन, तो कितनी तिलियां चाहिए, छह तिलियां चाहिए। लेकिन इसको जब अपन, ये तो भाई एक एल बनाया, दो एल बनाया, तीन एल बनाया, तो अपन ऐसे करके बता सकते हैं। लेकिन आपको मालूम इस वो बड़ी संख्या में दे दिया कि आपको इतने एल बनाने हैं तो कितनी तिलियों की आवश्यकता होगी, तो आप इस मुंह पे थोड़ी बता सकते हो। लेकिन इस बीज गणित के इस सूत्र का प्रयोग करके अपन मुंह पे भी बता सकते हैं। मान लो आपको 150 एल बनाने हो, अब आप ऐसे थोड़ी करोगे, ऐसे 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 150 एल बनाने लग जाओगे, 150 एल बनाओगे तो पूरा बोर्ड इधर ही भर जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि एक एल बनाने के लिए कितनी तिली चाहिए, दो तिलियां। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, अगर एक एल में दो तिली लग रही है तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टू एन। अब एन यहाँ पे क्या, जितने एल आपको बनाने हैं उनकी, अब मान लो आपको 150 एल बनाने हैं, तो 150 एल बनाने के लिए आवश्यक तिलियों की संख्या निकालनी है, तो हम क्या लिखेंगे, आवश्यक तिलियों की संख्या बराबर, आवश्यक तिलियों की संख्या किसने निकालेंगे, दो तो है भाई, एक एल में दो लग रही है तिलियां, दो, जितने एल हमें बनाने हैं, दो गुना 150 यानी कितनी हो जाएगी, 300 तिलियां। इसी प्रकार आपको मान लो, ये तो हमने एग्जाम्पल लिया था एल का। अब मान लो कोई दूसरी आकृति भी हमें, तिलियों की मदद से हमें दूसरी आकृति बनाने को बोल दे, कि आपको मान लो सी बनाना हो, तो देखो सी का हमारा शेप कुछ इस प्रकार से होता है, तो इसमें देखो अपन को कितनी तिलियां चाहिए, मान लो ये हमारा सी का शेप है, तो एक, दो और एक, ये तीन, यानी एक सी में कितनी तिली लग रही है, तीन।
तो हम क्या लिखेंगे 3 गुणा 1 बराबर 3। अब मान लो 2 सी बनाने हो तो 2 सी के लिए 1 और 2, यानी कि इस बार हमारे पास में तिलियां कितनी है 6। 1 सी में 3 है, 2 में 6 हो जाएगी। इस 3 मान लो आपको 4 बनाने हो तो 1 2 3 और 4। अब देखो 4 बनाने का कितनी हो जाएगी, 1 में 3 लग रही है, 4 में कितनी हो जाएगी 4 3 12। वही जो अपन ने एल के साथ में किया था। मान लो आपको 3000 सी बनाने हो, 3000 सी बनाने के आपको पूछे कि आपको कितने तिलियों की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप ऐसे थोड़ी ना करने के लिए बैठ जाओगे कि 1 में 3 फिर 4 6 फिर 9। हमें पता है कि 1 सी के अंदर 3 तिल्ली लग रही है तो 3000 के अंदर कितनी लग जाएगी, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है 3n। n का मतलब क्या होगा, हमारा जो भी अक्सर हमें जो भी क्वेश्चन में पूछा है उसके हिसाब से हमारे यहाँ पे n का मान आ जाएगा। भाई अपन को दे दिया है कि आप सी बना रहे हो तो कितने सी बनाने हैं, उसके हिसाब से n। अब यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। n का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ भी नंबर आ सकता है, ये फिक्स नहीं है कि ये वाला ही आएगा, कुछ भी नंबर आ सकता है। ये 3 क्यों आया कि एक में कितना लग रहा है, एक आकर यहाँ बना रहे तो उसमें कितना लग रहा है ये वाला होता है। इसी के साथ मान लो आपको कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें एफ लेते हैं। एफ में देखो कितनी तिलियां लगती है, एफ बनाएंगे तो एक ऐसे एक ऐसे, तो देखो एक तो तिली है, फिर एक यहाँ पे, फिर एक नीचे, फिर एक, यानी कि एक एफ में कितनी तिलियां लग रही है, 1 2 3 4 तिली लग रही है ना, 4 तिली लग रही है। तो एक के आज तक तिलियों की संख्या अगर अपन को पूछे कि भाई आपको 7 एफ बनाने हो तो आपको कितनी तिलियां लगेगी, तो 7 एफ बनाने के हम क्या करेंगे, एक एफ में आज तक तिलियों की संख्या क्या हो जाएगी, एक में लग रही है 4, तो 7 में कितनी जाएगी 4 गुना 7 बराबर 7 चौके 28। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा 4n। तो इस प्रकार हमें क्या समझ में आया कि हम बीज गणित के अंदर बहुत ही आसान तरीके से इन अक्षरों का प्रयोग करते हुए कोई भी क्वेश्चन का जटिल से जटिल क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक चर की अवधारणा, यानी कि चर होता क्या है, चर किसको बोलते हैं, सबसे पहले तो वो समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस चर को कहाँ किसके साथ में समझेंगे, तो हमारा एल प्रतिरूप हमने समझा था, यानी कि जब हम एल बनाएंगे तो हमें एल के लिए एक एल के लिए 2 तिल्ली की आवश्यकता पड़ती है, 2 के लिए 4 की, तो हमने उसके लिए क्या सूत्र निकाला था, एल के लिए एल बनाने के लिए भी कितने भी एल पूछ ले आपको तो आश्रित तिलियों की संख्या बराबर सूत्र क्या बना था 2n। तो ये जो n है ना यहाँ पे, ये हमारा क्या है चर है। इस चर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरिएबल भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में इसका नाम वेरिएबल है, हिंदी में इसको चर बोलते हैं। चर का मतलब क्या है, इसका मान फिक्स नहीं है, इसका मान कुछ भी हो सकता है, यानी इसका मान बदलता रहता है। जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा गया है ना, पूछेगा उसके हिसाब से इसका मान बदलता जाएगा। इसका मान 1 2 3 4 से लेके अनंत तक कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 से लेके कुछ भी संख्या अनंत तक कुछ भी संख्या हो सकती है। ये फिक्स नहीं है कि यहाँ पे ये 2 या 4 या 5 ही आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो हमारे पास में एल का मान सॉरी एन का मान, एन जो हमारा ना वो क्या है एक चर है, चर का मान फिक्स नहीं होता है, इसका मान फिक्स नहीं है, इसका मान कुछ भी हो सकता है। तो हमने जो एल प्रतिरूप बनाया था उसके लिए हमने आश्रित तिलियों की संख्या के लिए क्या सूत्र बनाया था 2n। n हमारा क्या है एक चर है। इसी के साथ में हमारे और अगर मान लो आपको और चर बताने हो तो क्या हो सकता है एल एम एन ओ पी, या फिर कुछ भी आप कोई सा भी चर एबीसीडी के जो अक्षर होते हैं ना अंग्रेजी वर्णमाला का, वह कोई सा भी अक्षर हमारा चर के रूप में काम आ सकता है। ठीक है ना, सबको क्लियर हो गया चर क्या होता है। हमारे जो ये संख्या है 2 है 3 है 4 है 5 है, वो हमारे चर नहीं है, वो हमारे क्या है अचर पद है। अब ये अचर क्या है वो हमें इतना डीपली नहीं जाना है, ये हमारे मैं ये बताना चाहूंगी जो हमारे ये जो संख्याएं हैं वो हमारे चर नहीं है। अब ये क्या है वो आपको जानना भी जरूरी नहीं है, हम आगे की क्लास में आएंगे जब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि अचर क्या होता है। वैसे ये हमारे अचर पद है लेकिन अभी हमें उतना डीप नहीं जाना है। ठीक है, तो सबको क्लियर हो गया कि चर क्या होता है और चर की जगह हम कौन कौन से अक्षर काम में ले सकते हैं। तो अब हम करेंगे हमारी प्रश्नावली के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है ना, उसमें क्या करना है, हमें नियम लिखना है, लेकिन तिलियां हमें बताने कितनी तिलियां चाहिए और तिलियों के हिसाब से हमें अलग अलग अक्षर दिए, अक्षरों के हिसाब से हमें बताना है कि हमें इसका नियम या इसका सूत्र क्या बनेगा। तो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, तिलियों से प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तिलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए और नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। हमें क्या करना, वो नियम लिखने के लिए चर का यूज करना। तो मोस्ट ऑफ हम कौन से चर का यूज कर रहे थे,
एन। वैसे कोई सा भी चर ले सकते हैं, लेकिन हम कौन सा चर यूज करेंगे, एन, ठीक है ना। अब देखो क्या अक्सर टी के रूप में तिल्लियों से प्रतिरूप, ये टी है ना, आप बुक में देखना, आपको ऐसा पता चलेगा कि ये एक तिल्ली यूज करेगी, इधर ये दो, यानी कि दो तिल्लियां यूज करी। तो मैंने आपको क्या बोला था, दो तिल्लियां यूज करी, इसका मतलब एक में अगर दो तिल्ली काम में आ रही है तो हम दो तो ले लेंगे पहले आगे, और गुणा में एन लिख देंगे। एन का मतलब जितने आपको टी बनाने हैं ना भाई, 10 बनाने हैं, 20 बनाने हैं, 30 बनाने हैं, यहाँ से गुणा कर देंगे। फिर देखो जेड का अक्सर जेड के रूप में तिल्लियों से प्रतिरूप, जेड बनाना, तो जेड देखो कितनी तिल्ली है, 1 2 3, तो अब दो की जगह क्या आ जाएगा, 3, और एन तो है। फिर देखो क्या यू बनाने के लिए 1 2 3, तो सूत्र क्या हो जाएगा, 3n। फिर वी के लिए देखो 1 2 दो तिल्लियां है तो 2n। फिर ई का प्रतिरूप बनाना है, तो ई के लिए देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पांच तिल्ली अगर एक ई में लग रही है तो सूत्र क्या बन जाएगा, 5n। अब देखो एस है, एस में 1 2 3 4 5, इसका भी क्या बन जाएगा, 5n। आगे वाला ए का, ए बनाने के लिए देखो 1 2 3 4 5 है, सूत्र क्या बन जाएगा, इसका नियम क्या बन जाएगा, 6n। इस प्रकार से हमें क्या करना है, अक्षरों का प्रयोग करते हुए हमें कोई भी हमें क्वेश्चन दिया ना, उसको अपन व्यक्त उसका नियम बना सकते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। आई होप आप सब लोगों को क्वेश्चन फर्स्ट ना एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चनों को करने में बड़ा ही मजा भी आपको आ रहा होगा, ठीक है ना। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बेसिक मैथ्स प्लस टॉपिक वाइज क्लासेस के वीडियोस आगे भी लाती रहूंगी, ठीक है। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, वो हमें फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हुए करना है। देखो हम ऑलरेडी एल का, सी का और एफ का नियम हम पढ़ चुके हैं। हमने जब परिचय पाठ करा था, जब एल को, सी को और एफ को माचिस की तिल्लियों का प्रयोग करते हुए हमने उसका नियम पढ़ लिया था। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, ऊपर प्रश्न एक में दिए कुछ अक्षरों से वही नियम प्राप्त होता है जो एल द्वारा प्राप्त हुआ था। तो एल से हमें क्या नियम प्राप्त हुआ था कि 2n का मतलब क्या होता है कि उसमें एक में दो तिलियां लग रही है, तो कितने भी n बनाएंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया था, 2n। तो इन्हीं अक्षरों में से कौन से अक्षर है जिनमें सेम का सेम फॉर्मूला यानी 2n का ही फॉर्मूला बन रहा है। तो देखो हमारे यहाँ पर किसका बन रहा है, एक तो इसका बन रहा है और एक इसका बन रहा है। ये कौन कौन से है, टी और वी। टी में भी हमें एक टी बनाने के लिए दो तिलियां चाहिए, और वी बनाए तो भी उसके लिए एक वी के लिए दो तिलियां चाहिए। तो हम क्या लिख देंगे कि वो अक्सर कौन कौन से है, तो हम आंसर में क्या लिख देंगे, अक्सर टी तथा वी, ठीक है। एक तो ये हो गया, वी है, इसे लिखो। फिर देखो क्या ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रत्येक में कितनी तिलियां चाहिए, दो। प्रत्येक में तिलियों की संख्या दो है, इसलिए इन दोनों का नियम क्या है, एल से एल के जैसा ही है, ठीक है। क्लियर हो सभी को। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें देखो हमें क्या करना है, किसी परेड में कैडेट मार्च कर रहे हैं, यानी कि परेड होती है ना, उसमें जो लोग मार्च करते हैं ऐसे, उनको क्या बोला गया है, कैडेट क्या कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, ठीक है ना। मार्च पास्ट करते हैं ना, ऐसे चलते रहते हैं। एक पंक्ति में 5 कैडेट है, यानी कि एक जो लाइन है ना, अब जैसे मान लो आप स्कूल में परेड करते हो, आप परेड पीटी तो देखा होगा ना, अपन जब परेड करते हैं तो खाली एक ही लाइन थोड़ी होती है, हमारी क्या होती है, एक लाइन, फिर दो लाइन, फिर तीन लाइन, एक में 5 या 10 ऐसे चलते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, एक लाइन पे कितने हैं, 5 कैडेट है, सॉरी एक पंक्ति में कितने हैं, 5 कैडेट है, ठीक है। यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो कैडेटों की संख्या प्राप्त करने के लिए क्या नियम, हमें अगर पंक्तियां बता दी जाए कि भाई इतनी पंक्तियां हैं, तो हम इसके लिए क्या नियम ले सकते हैं। और आपको क्या बोला गया, देखो संकेत क्या दिया कि पंक्तियों की संख्या के लिए हमें क्या एन अक्षर का प्रयोग करना है। अब जैसे मैं आपको बोल दूं कि एक पंक्ति में कितने हैं, 5 है, और पंक्तियां कितनी है, 5 है। तो मैं आपको कुल पूछ लूं, एक पंक्ति में कितने हैं, 5 है, कुल पंक्तियां कितनी है, कुल पंक्तियां 5। तो मैं आपको पूछ लूं कि बताओ कुल कितने कैडेट है, तो आप क्या बोलोगे, 5 गुना 5 भाई, एक में 5 है
तो 5 पंक्ति में कितने हो जाएंगे, 5 गुना 5 यानी 25 कैडेट हो जाएंगे। तो हमें वो ही पूछा है कि कैडेटों की संख्या निकालनी है। मान लो कि आपको ऐसे बोलते हैं कि एक पंक्ति में 5 कैडेट है, या आप दूसरे का एग्जाम्पल ले लो कि आप ऐसे बैठे हो क्लास में, आप स्कूल में परेड कर रहे हो, स्कूल में परेड कर रहे हो, तो एक लाइन में कितने हैं, 5 स्टूडेंट्स चल रहे हैं। ऐसे 5 लाइनें हैं, तो आप बता सकते हो कितने हो जाएंगे, 5 गुना 5। क्यों, एक लाइन में 5 है, 5 लाइनें हैं, तो 5 गुना 5 यानी कितने हो जाएंगे टोटल। आपको टोटल संख्या पूछ रही कि टोटल कितने स्टूडेंट्स चल रहे हैं उस परेड में, उस एक ग्रुप में, कितने हो जाएंगे, 5 गुना 5। वो वाली बात इसमें है। इसमें क्या करना, हमें पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो हमें क्या बताना है, कैडेटों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं। तो हमें पता है क्या करना रहता है, हमें उसको गुना करना रहता है। अब कैडेटों की संख्या के लिए हमें क्या करना है, पंक्तियों की संख्या के लिए हमें दिया है अक्सर एन का प्रयोग करना है। तो एन का मतलब क्या है, हमें जितने कैडेट है उसको क्या कर देना है, एन से गुना कर देना है। तो जितने, मान लो अगर यहाँ पे पंक्तियां 5 होती, अच्छा तो कितने आ जाएंगे कैडेट, 25। अगर पंक्तियां 10 होए तो कैडेट कितने हो जाएंगे, 50। पंक्तियां 15 है तो कैडेट कितने हो जाएंगे, 75। यानी कि एन का मान तो आपको मैंने बोला फिक्स नहीं है, कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे एन का मान कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। तो इसका नियम क्या बन जाएगा, 5n। इतना ही इसका आंसर है। क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन केवल उसमें आपको क्या समझना है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझना है। इतना सा एक अक्षर का इतना सा आंसर है, इतना ही आंसर है, उससे ज्यादा आंसर नहीं है किसी भी क्वेश्चन का, लेकिन इसको समझना ही सबसे बड़ी बात है। इसको आप अगर समझ गए तो इसके क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। उन्होंने आपको आसान से आसान भाषा में समझा दिया। मान लो कि आपके घर में, क्या एग्जाम्पल दूं, आप जैसे घर पे ना सब मेंबर्स बैठे हो। अब आप क्या करोगे, 3 लाइनें बनाओगे। एक लाइन में 3 जना बैठा है, तो 3 लाइनों में टोटल कितने, आप वैसे पूछ लेंगे टोटल कितने व्यक्ति बैठे हैं वहां पे उन तीनों लाइनों में। तो एक में अगर 3 है तो तीनों में टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 3 गुना 3। वो वाली बात इसमें है, ठीक है ना, क्लियर हो सभी को। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो 2 क्वेश्चन साथ में कर लेते हैं, 4 एंड 5, क्योंकि इनके आंसर तो एकदम इतने छोटे छोटे, तो क्वेश्चन तो हमारे आ जाएंगे आसानी से। पहले हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इसमें में क्या जाए, एक पेटी में 50 आम है, यानी एक पेटी में कितने आम आते हैं, 50। आप पेटियों की संख्या के पदों में आमों की कुल संख्या किस प्रकार लिखेंगे। यानी कि पेटियों की संख्या आपको दे दी है, तो आप कुल आम बता सकते हो क्या कितने हैं। भाई एक पेटी में 50 आम आते हैं, और आपको पेटियां भी दे दी कि इतनी पेटियां हैं, तो आप कुल आम बता सकते हो, बता सकते हैं। देखो कैसे, हमें क्या दिया, पेटियों की संख्या के लिए बी का प्रयोग कीजिए। हमें पेटियों की संख्या नहीं दी है, लेकिन हमें बोला है कि पेटियों की जो संख्या है ना, वहां पे हमें क्या यूज करना है, बी। अब देखो मैं इसको आपको आसान भाषा में समझाती हूँ। मान लो ये एक पेटी है, इसमें कितने आम आते हैं, 50। ऐसे दूसरी पेटी और है, इसमें कितने आ जाएंगे, और 50। ऐसे बहुत सारी पेटियां हैं, लेकिन अब हमें क्या करना है, ये एक पेटी थी, ये 2 पेटी थी। अब पेटियां कितनी भी हो सकती है, लेकिन एक पेटी में 50 आ रहे हैं, 2 पेटी में 100 आ रहे हैं। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, 50 गुना बी। बी यानी पेटियों की संख्या, यानी कि एक पेटी में जितने आम आ रहे हैं उसको क्या कर देना, पेटियों की संख्या से गुना कर लेना है, जब भी तो कुल आम आएंगे ना। भाई कैसे समझाऊं, जैसे मान लो आपके पास में कोई स्लेट पेंसिल का बॉक्स है, एक में अगर 10 आती है स्लेट पेंसिल, लेकिन आपको पूछ ले कि भाई 5 बॉक्स में कितनी पेंसिल स्लेट पेंसिल आएगी, तो हमें पता है कि एक में 10 आ रही है, तो 5 में कितनी आ जाएगी, 5 गुना 10। तो उसी की जगह यहाँ पे क्या यूज किया, जो हमारे 5 थी ना स्लेट पेंसिल का बॉक्स की जो संख्या, वहां पे हमें क्या दिया है, पेटियों की संख्या ना, उसके लिए बी प्रयोग करना है। भाई एक पेटी में 50 आम आ रहे हैं, अब 2 पेटी में आ जाते हैं 100, लेकिन यहाँ पे हमें पेटी की संख्या नहीं दी है, वहां पे हमें क्या दिया, बी दिया। तो बी दिया, इसका मतलब किसे गुणा करना पड़ेगा, बी से गुणा करने पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 50 से बी। यही हमें यहाँ पे लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट ही लिखना पड़ेगा। क्या लिख देंगे, पेटियों की क्या निकालना है हमें, आमों की कुल संख्या। पचास गुणा बी बराबर 50 बी, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ वन में क्या, शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देता है।
यानी कि एक विद्यार्थी को कितनी पेंसिल मिलती है? 5 पेंसिल मिलती है। अब देखो अगर विद्यार्थी की संख्या ज्ञात होने पर, अभी हमें विद्यार्थी की संख्या ज्ञात नहीं कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं, ज्ञात होने पर क्या आप वांछित पेंसिलों की संख्या बता सकते हैं? बता सकते भाई, अगर एक को 5 मिल रही है, अगर 5 बच्चों को दे रहा है तो 5 गुना 5 25 हो जाएगी। कितनी पेंसिल है? 25 पेंसिलें। 10 बच्चों को दे रहा है तो 5 गुना 10 यानी 50 पेंसिलें। लेकिन हमें पेंसिलों की संख्या अभी नहीं दी है, सॉरी विद्यार्थियों की संख्या हमें नहीं दी है। अब क्या बोला, देखो विद्यार्थियों की संख्या एस का प्रयोग कीजिए, यानी कि हमें विद्यार्थियों की संख्या क्या माननी है? एस माननी है। तो अगर विद्यार्थियों की संख्या एस मान रहे तो हम क्या करेंगे? इस 5 को किससे गुणा कर देंगे? एस से। तो देखो हम क्या लिखेंगे? विद्यार्थियों की संख्या बराबर एस, ठीक है ना। प्रत्येक विद्यार्थी को आप ऐसे लिख भी सकते हो, ठीक है ना। प्रत्येक विद्यार्थी को पेंसिल मिलती है बराबर 5। तो हमारे देखो क्या हो जाएगा? पेंसिलों की संख्या, वांछित पेंसिलों की संख्या बराबर ये तो देखो क्या है? एस है, वो क्या है? 5 है, तो क्या हो जाएगा? 5s। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर? भाई जितने विद्यार्थी है उनको, एक विद्यार्थी को 5 मिल रही है तो कितने भी विद्यार्थी हो डायरेक्ट उसे गुना कर देंगे तो हमारे पास में टोटल पेंसिलों की, अवांछित पेंसिलों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। 6 वाले में देखो हमें क्या दिया है? एक चिड़िया 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ती है। एक चिड़िया जो 1 मिनट के अंदर कितना उड़ती है? 1 किलोमीटर उड़ जाती है। चिड़िया क्या, आप चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी को मिनटों में उसके उड़ने के समय के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि चिड़िया भाई मिनट में बता सकते हैं कि कितने मिनट में इतनी दूरी तय कर लेती है? भाई हमें पूछ ले कि इतने मिनट में वो कितनी दूरी तय कर लेती है, हमें वो दूरी का हमें बताना हो कि वो दूरी है ना, उसको अपन पदों में व्यक्त कर सकते हैं। तो वो कर सकते हैं क्योंकि हमें क्या दिया गया कि मिनटों में जो उड़ने के लिए अक्सर है ना, वो हमें क्या मानना है? टी मानना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 1 मिनट में चिड़िया दूरी तय करती है बराबर 1 किलोमीटर। अब देखो क्या दे रहा है, अब हमें पूछा क्या गया है? तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर। अब देखो तय की गई दूरी कैसे निकालेंगे? मान लो चिड़िया 1 किलोमीटर है ना, कितने मिनट में उड़ती है? 1 मिनट। 1 मिनट में कितना किलोमीटर उड़ जाती है? 1 किलोमीटर। 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर। लेकिन हमें जो मिनट है ना, वहां पे क्या यूज करना अक्सर? टी। तो हम क्या कर रहे थे? 1 मिनट को कर रहे थे 1 गुणा 1, यानी 1 किलोमीटर में कितना, 1 मिनट में कितना किलोमीटर उड़ती? एक तो दूरी कितनी तय करी थी? 1। इसी को मान लो 2 मिनट में तय करिए, 2 मिनट में कितना तय करेंगे? 2 गुणा 2 मिनट में कितने चलते हैं? 1 में अगर 1 है तो 2 में कितनी हो जाएगी? 2 गुणा 1 बराबर 2। 3 में कितनी हो जाएगी? 3 गुणा 1, यानी कि 3 मिनट में कितना कितनी दूरी तय करेंगे? 3 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे हम ले रहे हैं ना 1 2 3, वहां पे हमें क्या लेना है? टी यूज करना है। तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा? देखो 1 गुणा टी, 1 सेकेंड, 1 किलोमीटर गुणा टी, यानी 1 किलोमीटर क्या जो तय की गई दूरी है वो है। टी बराबर क्या है? मिनट है। जितनी मिनट उड़ेगी उसके हिसाब से दूरी बढ़ती जाएगी। भाई 1 मिनट अगर उड़ रही है तो 1 किलोमीटर होगी, 2 मिनट अगर उड़ेगी तो 2 किलोमीटर उड़ जाएगी वो, 3 मिनट उड़ेगी तो 3 किलोमीटर उड़ जाएगी, यानी कि 3 किलोमीटर चल जाएगी वो, उड़ जाएगी, यानी कि कितनी दूरी तय कर लेंगे? 3 किलोमीटर। तो जितना समय ज्यादा उड़ेगी उसके हिसाब से उसकी दूरी भी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? इसको 1 को टी से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? टी। एक को किसी से भी गुणा करते तो वही संख्या आती है, एक को टी से गुणा करें टी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? किलोमीटर। अब किलोमीटर को आप हिंदी में भी लिख सकते हो, ठीक है ना, किलोमीटर। लो, क्योंकि आंसर आप लोगों के मैच नहीं होगा, केएम दे दिया तो आप लोग यहाँ तो किलोमीटर हिंदी में दिया, आप इंग्लिश में लिखा रहे हो, तो किलोमीटर हिंदी में तो चाहिए, इंग्लिश में तो दोनों एक ही है। ओके, सबको क्लियर हुआ? अब आओ क्वेश्चन नंबर 8 पे, सॉरी 7 पे।
राधा बिंदुओं से रंगोली बना रही है। जैसे अपन बिंदु जिसको बोलते हैं ना, ऐसे डॉट्स लगा के 1 2 3 4 5, फिर नीचे भी ऐसे, फिर से डॉट से, फिर ऐसे डॉट से, ऐसे से वो क्या कर रही है, रंगोली बना रही है, ठीक है ना। उसके पास एक पंक्ति में 8 बिंदु, यानी कि ये जो एक पंक्ति ना, इसमें कितने हैं, 5 6 7 8, ऐसे इस प्रकार से 8 8 डॉट्स लगा के वो क्या कर रही है, रंगोली बना रही है। अब देखो मैं क्या दिया, 8 पंक्तियों में रंगोली में कितने बिंदु है। अब हमें पंक्तियों की संख्या ऐसे तो दी नहीं है, हमें पूछा गया कि अगर एक पंक्ति में 8 बिंदु है और पंक्तियों की संख्या अगर r है, तो r पंक्तियों में बिंदुओं की संख्या कितनी हो जाएगी। भाई एक पंक्ति में अगर 8 बिंदु है, दूसरी वाली में फिर से 8 है, तीसरी वाली में फिर से 8 है, तो अपन ऐसे जोड़ेंगे थोड़ी ना। अपन क्या करेंगे, जितनी पंक्तियां हैं उसको क्या कर देंगे, डायरेक्ट 8 से गुणा कर देंगे। एक पंक्ति में 8 बिंदु है, तो जितनी पंक्तियां, 5 पंक्तियां, तो कितने बिंदु हो जाएंगे, 5 के सॉरी 8 पंचे 40। अगर 10 पंक्तियां हैं टोटल, तो 10 गुना 8 यानी 80 बिंदु हो जाएंगे। जितनी पंक्तियां उतने बिंदु से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, टोटल बिंदु आ जाएंगे। तो हमें सबसे पहले क्या बोला, देखो उसके पास एक पंक्ति में 8 बिंदु है, तो 8 पंक्तियों में रंगोली में कितने बिंदु होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, एक पंक्ति में बिंदु बराबर 8, ठीक है। अब लिखेंगे r पंक्तियों में बिंदु बराबर 8 r, या 8 गुणा r लिख लो एक बार, 8 गुणा r बराबर क्या हो जाएगा, 8 r। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखो एक ही आंसर नहीं, इसमें आगे 2 और क्वेश्चन पूछे नहीं। यदि 8 पंक्तियां हो, अभी तो हमें क्या दिया था, पंक्तियां कितनी है, r है, तो हमने r से गुणा करा था। लेकिन अगर हमें 8 पंक्तियां दे दे, एक पंक्ति में कितने बिंदु है, 8 है, और पंक्तियां भी कितनी है, 8 है, तो 8 गुना 8 कितने टोटल बिंदु हो जाएंगे, 8 20 64। अब हम क्या लिखेंगे, सेकंड क्या है इसका, ये तो मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्या है, यदि 8 पंक्तियां है तो बिंदु बराबर 8 गुना 8 बराबर 64। आगे और जाने को, अगर बिंदु 10 सॉरी पंक्तियां 10 हो तो कितने बिंदु होंगे। तीसरे वाले का क्या हो जाएगा, यदि 10 पंक्तियां है तो बिंदु बराबर कितने हो जाएंगे। इस बार क्या है, हमारे 8 बिंदु है ना, तो 8 गुना 10 बराबर 80। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आपको डरना नहीं है, मैंने आपको क्या बोला था, किसी भी चीज के अंदर कितना हुआ है, एक में कितना आ रहा है वो स्टार्टिंग में लिख दो, और एन की जगह हमें कितने, इतनी पंक्तियां, इतने विद्यार्थी है, वो एन ही हमारे यहाँ पे बार बार चेंज हो रहा है। बाकी एक में अगर 8 है, देखो अभी शिक्षक वाले विद्या पेंसिल वाले करे थे, उसमें एक विद्यार्थी को 5 पेंसिल दे रहे, तो 5 तो आगे चल रहा था, जितने विद्यार्थी है उतने क्या हो जाएंगे, उसे गुना हो जाएंगे। वैसे इसमें एक पंक्ति में 8 बिंदु तो है, वो ऑलरेडी फिक्स है 8, हमारे चेंज क्या हो रहा है, एन। एन का मतलब पंक्तियां कितनी है, उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन तो वैसे सारे बड़े मजेदार क्वेश्चन है, लेकिन 9 वाला क्वेश्चन आपको बहुत ही करने में मजा आएगा, क्योंकि वो लड्डू का क्वेश्चन है, लड्डू को देख के आपके मुंह में पानी आने वाला, ठीक है ना। तो पहले अपन करते हैं बिना लड्डू का क्वेश्चन। सबसे पहले 8 वाले क्वेश्चन में क्या दिया, लीला राधा की छोटी बहन है, यानी कि लीला क्या है, राधा की छोटी बहन है, इसका मतलब राधा उसकी बड़ी बहन है, वो छोटी है तो दूसरी वाली बड़ी होगी। लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है। अब लीला है ना, वो राधा से कितनी छोटी है, 4 साल छोटी है। मान लो अगर लीला 20 साल की है तो राधा कितनी होगी, 16। लीला अगर 25 साल की है तो राधा क्या होगी, 21 साल की, यानी कि उसमें से कितनी छोटी है, 4 साल छोटी है। अगर हमें राधा की आयु दे दे, तो हम क्या कर सकते हैं, लीला के निकाल सकते हैं क्या। ये मान लो राधा है, ये है लीला। अभी हमें है ना राधा की आयु नहीं दी है, ठीक है ना, हमें केवल यही बोला गया है कि लीला जो है ना, वो राधा से क्या है, 4 साल छोटी है। अब अगर मान लो आपको राधा की आयु दे दे कि राधा की आयु कितनी है, x वर्ष है, ये जो भी है ना वो क्या है, x साल की है, यानी कि जो भी कितनी भी हो सकती है यहाँ x की जगह, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो कुछ भी हो सकता है, उसका मान कुछ भी आ सकता है, तो वेरिएबल की जगह अपन कोई भी अक्षर यूज कर सकते हैं। अपन ने यहाँ पे x क्या दिया है, इसमें आपको दिया है कि राधा की आयु x वर्ष है, तो लीला उससे क्या है, 4 साल छोटी है, तो लीला की क्या होगी, जितनी भी राधा की आयु है उसमें से क्या करना, हमें 4 साल घटाना, तो x माइनस 4, यही क्या हो जाएगी राधा की
आयु, हमें वही बताना है कि आप लीला की आयु, राधा की आयु के पदों में लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। इसी के जगह मान लो अगर आपको यहाँ पे दे देता 25, तो हम क्या करते 25 माइनस 4। अगर इसकी आयु 30 देते तो हम वही करते ना 30 माइनस 4। तो हमें क्या दिया, आयु ने दी, क्या दिया, अक्ष दिया, तो हमें क्या करना है, अक्ष में से 4 को घटा देना है। आसान है ना एकदम। तो चलिए अब लिखते हैं अपन, राधा की आयु बराबर, आयु बराबर अक्ष वर्ष, लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है, अतः लीला की आयु बराबर, लीला की आयु बराबर क्या हो जाएगी, अक्ष माइनस 4 वर्ष, वही क्या हो जाएगी, लीला की आयु। जितने भी राधा की आयु है, राधा की आयु अक्ष दिए तो अक्ष में से 4 कम कर देंगे, और यहाँ पे कुछ भी मान आ सकता है। अभी हमें बताया नहीं कि क्या है, लेकिन हमें अक्ष तो दिया ना कि राधा की आयु अक्ष है, तो अक्ष में से 4 घटा के अपन लिख देंगे, वो क्या हो जाएगी, लीला की आयु। अब आओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 वाले में देखो क्या, माँ ने लड्डू बनाए हैं। अब माँ ने लड्डू बनाए हैं, लड्डू के नाम सुन के मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन मुंह में पानी नहीं लाना है, क्योंकि ये लड्डू किसने बनाया, बुक के अंदर बनाए, बाहर नहीं आने वाले। उन्होंने कुछ लड्डू मेहमानों और परिवार के सदस्यों को दिए। जितने भी लड्डू बनाए उसमें से कुछ लड्डू परिवार के सदस्यों को और मेहमानों को उन्होंने दे दिया। अब देखो क्या, फिर भी 5 लड्डू शेष रह गए, लेकिन सबको बांटने के बाद भी उसके पास में, माँ के पास में 5 लड्डू और बच रहे हैं। तो हमें क्या बोला, देखो यदि माँ ने एल लड्डू दे दिए हो तो उसने कुल कितने लड्डू बनाए थे। अब मैं आपको इसको एक अलग एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। मान लो आपके पास में कुल कितनी पेंसिलें हैं, या कुल कितनी चॉकलेट है, चॉकलेट का एग्जाम्पल अच्छा रहेगा, ठीक है ना। बार बार पेन ही पेंसिल का एग्जाम्पल लेते हो, मैम आप क्या करते हो ना, कुछ अच्छा मीठा मीठा भी एग्जाम्पल ले, तो हम अब लेते हैं चॉकलेट का एग्जाम्पल। मान लो कि आपके पास में कितनी चॉकलेट है वो मुझे नहीं पता है, आपके पास में जितनी चॉकलेट है ना उसमें से आपने क्या करी, 5 चॉकलेट आपके भाई को दे दी। आप हो, ये आपका भाई है, आपने क्या करा, 5 चॉकलेट इसको दे दी, जितनी थी ना टोटल उसमें से 5 आपके भाई को दे दी। फिर भी आपके पास में 5 क्या हुए, शेष बच रही है। तो अब मैं पूछूं आपको कि आपके पास में कितनी चॉकलेट थी, तो आप क्या करोगे, 5 तो देखो आपके पास में बच रही है, वो 5 आपके भाई को दी, तो आप क्या बोलोगे, मेरे पास में भाई 10 चॉकलेट थी, मैंने 5 मेरे भाई को दी थी, 5 अभी मेरे पास में बचे, इसका मतलब मेरे पास में कितनी चॉकलेट है, 10। सेम इसी की तरह से इसको रखना है। माँ ने लड्डू बनाए थे, वो हमें पता नहीं कितने बनाए थे, लेकिन उसने जो लड्डू मेहमानों को दिए उसको हमें क्या माना है, एल, और 5 लड्डू उसके पास में बच गए, तो जो मेहमानों को दिया वो तो एल तो यहाँ पे आ जाएगा, 5 लड्डू शेष बचे वो यहाँ पे, फिर प्लस, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, एल प्लस 5, सॉरी एल प्लस 5, ठीक है। अब देखो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखते हैं इसको, माँ ने लड्डू दिए बराबर एल, ओके। देने के बाद लड्डू शेष बचे बराबर 5। अब हमें क्या बताना है, कितने लड्डू बनाए थे। माँ ने लड्डू बनाए थे बराबर एल प्लस 5, यानी कि उसने कितने लड्डू बनाए थे, जो मेहमानों को दिए वो प्लस बचे हुए, तो टोटल लड्डू क्या आ जाएंगे, एल प्लस 5 लड्डू। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 11 हम नहीं करने वाले, क्योंकि बहुत ही बड़ा एग्जाम में आने लायक भी नहीं है और काम का क्वेश्चन नहीं है, इसलिए हम ये तक करेंगे। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 10वें क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया है, संतरों को बड़ी पेटियों में रखा जाना है, ठीक है ना। जब एक बड़ी पेटी को खाली किया जाता है तो उसके संतरों से 2 छोटी पेटियां भरी जाती है, यानी कि एक बड़ी पेटी के संतरे अगर छोटी पेटियों में डाले तो एक पेटी के संतरे कितनी पेटियों में आता है, छोटी पेटियों में 2 में आते हैं, फिर भी 10 संतरे तो लास्ट में पीछे बच ही जाते हैं। तो क्या दिया, यदि एक छोटी पेटी में संतरों की संख्या अक्स लिया जाए तो बड़ी पेटी में संतरों की संख्या क्या होगी, यानी कि संतरों की संख्या क्या है, अक्स है।
पेटियां कितनी है, 2 है। तो हमें बताना कि बड़ी पेटियों में कितने संतरे होंगे। तो जितनी छोटी पेटियों में 2 पेटियों में मिला के संतरे वो प्लस जो 10 बच गए वो सब मिला के बड़ी पेटी में आएंगे ना। तो हम देखो क्या लिखेंगे। हम्म, क्या दिया हमें, छोटी पेटी में संतरों की संख्या बराबर x। ठीक है। अब देखो बड़ी पेटी में एक छोटी पेटी में ना, एक छोटी पेटी में, तो 2 छोटी पेटी में कितनी हो जाएगी, 2 छोटी पेटी में संतरों की संख्या बराबर 2x। अगर एक में x है तो 2 में कितने हो जाएंगे, 2x। अब देखो बड़ी पेटी में संतरे आएंगे कैसे, बड़ी पेटी में संतरों की संख्या। अब देखो बड़ी पेटी में संतरे तो वो याद, 2 छोटी पेटियों में है वो प्लस जो 10 पीछे शेष बच गए हो। तो 2 छोटी पेटियों में संतरे कितने हैं, 2x प्लस पीछे कितने बच गए थे, 10। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बड़ी पेटी में संतरे तो वही आएंगे जो छोटी पेटी में डाल रहे थे अपन। तो सेम वही करना है हमें। क्या करना है, एक पेटी में अंक आ रहे तो 2 पेटी में 2 अंक आ जाएंगे, और बड़ी पेटी में अगर ट्रांसफर करेंगे तो 2 छोटी पेटी वाले प्लस 10 पीछे बचे वो पूरे के पूरे एक ही पेटी में आ जाएंगे। ठीक है। आई होप आप सब लोगों को एकदम अच्छे से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। प्रश्न आने के क्वेश्चन भी करने में बड़ा ही मजा आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।